अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन CS601 लेक्चर नंबर 28 देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये हमारा CF601 कोर्स का लेक्चर नंबर 28 है। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते और आप हमारे इस लेक्चर पे आए हैं तो हम इस बुक में जो है वो डाटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे लेक्चर डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से ले सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बताता चलूं कि मैंने डाटा कम्युनिकेशन CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 161 से टॉपिक नंबर 165 तक जो है वो कवर करेंगे। और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा HDLC फ्रेम। HDLC बेसिकली क्या होते हैं? हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल फ्रेम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया था डाटा लिंक कंट्रोल के बारे में। कौन सी चीज पढ़ी थी हमने? डाटा लिंक कंट्रोल। अब हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल लेक्चर्स। इसके बारे में हमने फ्रेम का टॉपिक चूज किया है कि हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल में फ्रेम किस तरह के होते हैं और इनकी वर्किंग किस तरह से होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल डिफाइन 3 टाइप ऑफ फ्रेम्स। यहाँ पे आपका एमसीक्यूज आता है कि हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल की कितनी टाइप फ्रेम्स की हैं, तो आप आंसर देंगे 3 टाइप के फ्रेम होते हैं। अब बेसिकली वो कौन से होते हैं? इंफॉर्मेशन फ्रेम, सुपरवाइजरी फ्रेम और अननंबर्ड फ्रेम। ये 3 तरह के आपके हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल के फ्रेम होते हैं। और इसमें बेसिकली आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो रहा है कि HDLC फ्रेम के नेम लिखें। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंफॉर्मेशन फ्रेम जिनको आई फ्रेम भी कहा जाता है, सुपरवाइजरी फ्रेम जिनको एस फ्रेम भी कहा जाता है, अननंबर्ड फ्रेम जिनको यू फ्रेम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के हवाले से कि इसमें नेक्स्ट एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं। देखें, आपसे पूछा जा सकता है कि आई फ्रेम स्टैंड फॉर क्या होता है, तो आप लिखेंगे इंफॉर्मेशन फ्रेम। आपसे पूछा जा सकता है कि एस फ्रेम स्टैंड फॉर क्या होता है, आप लिखेंगे सुपरवाइजरी फ्रेम। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि यू फ्रेम स्टैंड फॉर क्या होता है, आप बताएंगे अननंबर्ड फ्रेम। अब बात कर लेते हैं जी इनकी डेफिनेशन के मतलब कि बेसिकली इनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन फ्रेम की बात करें तो नाम से जाहिर होता है कि इसमें क्या होता है कि फ्रेम्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि फ्रेम और इंफॉर्मेशन फ्रेम कैरी डाटा फ्रॉम द नेटवर्क लायर। इसमें क्या होता है, जो यूजर का डाटा होता है ना, ये उसको नेटवर्क लायर पे कैरी करते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्ट भी कह देते हैं कि ये क्या करते हैं, आई फ्रेम यूजर का डाटा जो है नेटवर्क लायर पे ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर इसको आप कह लें कि कैरी करते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या चीज बताई गई है। दे हैज आल्सो इंक्लूड फ्लो एंड एरर कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट इज पिगीबैक्ड ऑन द यूजर डाटा, ठीक है। ये आपके एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल पर मुश्तमिल होते हैं। अब बात करते हैं कि ये इनका स्टार्ट कहां से होता है बेसिकली। तो द फर्स्ट बिट ऑफ द कंट्रोल फील्ड इज आई फ्रेम इज 0, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपके जो इंफॉर्मेशन फ्रेम है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। बिट कौन सी होती हैं? 0 या 1 होता है ना, तो फिर 0 बिट से ये स्टार्ट होते हैं आपके इंफॉर्मेशन फ्रेम। इन चीजों को आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके काम आएंगी। अब बात करते हैं एस फ्रेम की। एस फ्रेम जैसा कि नाम से मैं आपको बता चुका हूं कि ये बेसिकली क्या होते हैं, सुपरवाइजरी फ्रेम होते हैं एंड डू नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन फील्ड। इसमें इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं होती, ठीक है। ये एक इसका पॉइंट है। दैट आर यूज फॉर फ्लो एंड एरर कंट्रोल। इनको भी जो है वो फ्लो एंड एरर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब व्हेन पिगी बैगिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, जब पिगी बैगिंग जो है वो रिक्वायर्ड ना हो तब इनको एरर एंड फ्लो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कहां से स्टार्ट होते हैं बेसिकली, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे एस फ्रेम कहां से स्टार्ट होते हैं। द फर्स्ट 2 बिट ऑफ कंट्रोल फील्ड ऑफ एस फ्रेम इज 1 0।
आपके फ्रेम में ना एक कंट्रोल फील्ड होती है, उस कंट्रोल फील्ड के फर्स्ट 2 बिट इसमें 1 एंड 0 होते हैं, और जबकि आई फ्रेम की जो कंट्रोल फील्ड है उसके फर्स्ट बिट जो होता है वो 0 होता है, और यू फ्रेम की जो कंट्रोल फील्ड होती है, ये वाली कंट्रोल फील्ड, ये वाली आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, ये कंट्रोल फील्ड है, और यू फ्रेम में 1 बिट होती है। आप इसको 11 10 नहीं पढ़ सकते, बिट की बात हो रही है तो 1 0 1 1 0 1 इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। बिट्स को ऐसे रीड किया जाता है 1 0 1 1 और 1 0 या फिर 0 1। अब बेसिकली थोड़ी डेफिनेशन यू फ्रेम की भी हम रीड आउट कर लेते हैं कि यू फ्रेम स्टैंड फॉर अननंबर्ड फ्रेम। फ्रेम आर यूज्ड फॉर, इसमें आप जो है वो कह सकते हैं कि लिंक मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इन फ्रेम को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लिंक मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये किस पे मुश्तमिल होते हैं? इट में कंटेन एन इंफॉर्मेशन फील्ड इफ रिक्वायर्ड। अब पहले वाले में इंफॉर्मेशन फील्ड होती हैं, कंपलसरी है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन फील्ड तब होंगी जब रिक्वायर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। यहाँ पे क्या कंडीशन लगी? रिक्वायरमेंट की। अब इसके फर्स्ट 2 बिट क्या होते हैं? कंट्रोल फील्ड के 1 1 होते हैं, जो इसमें होंगे ना, ये कंट्रोल फील्ड है, ये आपकी कंट्रोल फील्ड है, ये भी कंट्रोल फील्ड है। इसमें जो फर्स्ट 2 बिट होंगे, टोटल आपकी कंट्रोल फील्ड 8 बिट पे मुश्तमिल होती है। कितने बिट पे? 8 बिट्स होते हैं इसमें। तो अगर बात करें हम आई फ्रेम की, तो इसमें आपका फर्स्ट बिट 0 होगा कंट्रोल फील्ड का, इसका। अगर बात करें आप एस फ्रेम की, तो इसमें आपका 1 0 होगा। क्या होगा? 1 0 हो गए आपके फर्स्ट 2 बिट कंट्रोल फील्ड के 8 बिट में से 1 0। अगर बात करें यू फ्रेम की, तो यू फ्रेम के जो 8 बिट होते हैं कंट्रोल फील्ड में, उसमें सबसे पहले 2 बिट 1 1 होंगे। ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ये आपका कंसेप्ट था। अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्रेम इस तरह के होते हैं आपके, आप देख सकते हैं फ्लैग, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, स्टार्ट एंड एंड को वाज़ा कर रहे होते हैं। एड्रेस, जिसमें आईपी एड्रेस, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होते हैं। यहाँ पे आपके कंट्रोल बिट्स होते हैं, जो कि जिनकी तादाद 8 बिट 1 बाइट होती है। अब 1 बाइट और 8 बिट में क्या है कि 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं। 8 बिट मिलके हम कह सकते हैं ना, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। एक बिट किसके इक्वल है? 1 बाइट के इक्वल है। ये हमेशा याद रखना है। जब भी 1 बाइट की बात होगी तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि वहां पे 8 बिट का डाटा इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे यूजर इंफॉर्मेशन होती हैं, जो कि आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होती हैं। अब यहाँ एफएससी से क्या मुराद है? यहाँ इस पे मुराद है सीआरसी, सेकंड रिडंडेंसी चेक, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ये था टी वाला फॉर्म, यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट ऐड होते हैं जो कि एरर चेक करने के लिए इंक्लूड किए जाते हैं। और ये बाकी फ्रेम जो है आपके इंफॉर्मेशन के लिहाज से तैयार की गए हैं। जितनी ऊपर इंफॉर्मेशन दी है वो सारी बेसिकली इन फ्रेम में शो करवाई जा रही है। जैसा कि देखें यहाँ पे था कि इट में कंटेन इंफॉर्मेशन फील्ड, तो इसमें इंफॉर्मेशन फील्ड है। दूसरे में हमने पढ़ा डू नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन फील्ड, कोई इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं है, तो इसमें इंफॉर्मेशन फील्ड नजर आई नहीं। और तीसरे में हमने पढ़ा कि ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? लिंक मैनेजमेंट के लिए एंड इंफॉर्मेशन फील्ड के लिए, अगर रिक्वायरमेंट हो तो। अब मैनेजमेंट भी आ गया और इंफॉर्मेशन भी आ गई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों फ्रेम का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, और इसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए वो भी आप लोगों ने रिमेंबर कर लिए होंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट। और यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड की गई है, ये बेसिकली मैं आपको डिफाइन करके आ चुका हूँ, इसको मजीद बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि पीपी क्या होता है, ट्रिपल पी से क्या मुराद है। तो इसका सबसे पहले तो एमसीक्यूज आ जाता है कि डिफाइन ट्रिपल पी या स्टैंड फॉर ट्रिपल पी क्या होता है। तो आप बताएंगे कि ट्रिपल पी मीन होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, फर्स्ट पी मीन पॉइंट, सेकंड पी मीन पॉइंट और थर्ड पी मीन प्रोटोकॉल। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जब ये आपका बनता है तो इसको हम ट्रिपल पी का नेम देते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसको आप कह देते हैं ट्रिपल पी। जब भी डाटा कम्युनिकेशन में यूज होगा तो इसका मतलब होगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कहें कि इसका क्वेश्चन लिखें, ट्रिपल पी को डिफाइन करें, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप क्या लिखेंगे? मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस। पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस क्या होती है कि आपके पास 2 कंप्यूटर हैं, एक ये कंप्यूटर है और ये एक कंप्यूटर है, इनके दरमियान जल्दी से जल्दी एक्सेस करवाना डाटे को, उसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस। इसके लिए आप ट्रिपल पी यूज करते हैं। ठीक है,
पहला पॉइंट तो आपका ये होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा कि मिलियन ऑफ इंटरनेट यूजर हु नीड टू कनेक्ट देयर होम कंप्यूटर टू द सर्वर कंप्यूटर। वो कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसे हजारों इंटरनेट यूजर हैं जिनको अपने घर के कंप्यूटर अपने सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के जो सर्वर कंप्यूटर है उसके साथ अपना घर का कंप्यूटर आप अटैच करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से अटैच करेंगे? आप ट्रिपल पी का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हमने पढ़ा है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर यूज ट्रिपल पी। तो इस तरह के काम के लिए आप ट्रिपल पी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली यहाँ से ना एमसीक्यूज आता है CS601 का, वो आपको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये पूरी लाइन लिखी होती है कि मिलियन ऑफ द इंटरनेट यूजर हु नीड टू कनेक्ट देयर होम कंप्यूटर टू द सर्वर ऑफ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज डैश। तो यहाँ पे डैश आएगी तो आप लिख देंगे ट्रिपल पी। ट्रिपल पी होगा तो तब भी आप ये आंसर लगाएंगे, अदरवाइज वहां पे लिखा होगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल तो तब आप ये आंसर लगा देंगे। तो उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज आपका कवर हो गया होगा और बेसिकली ट्रिपल पी यूज कहाँ पे होते हैं वो भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मजीद चलते हैं और इसमें देखे हैं कि टू कंट्रोल एंड मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डाटा देयर इज अ नीड फॉर अ ट्रिपल पी। आप देखें कि आपके डाटा को ट्रांसफर करना है, कंट्रोल करना है और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ट्रिपल पी की। अब यहाँ पे बेसिकली बात ये आ गई कि ट्रांसफर डाटा तो ज्यादा कंप्यूटर के दरमियान भी होता है और हम तो पढ़ रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो वहां पे कैसे ट्रिपल पी इस्तेमाल होगा? तो बेसिकली लास्ट लाइन की तरफ चलें, ऐड द डाटा लिंक लायर लिखा है। तो डाटा लिंक लायर का मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है? नोड टू नोड कम्युनिकेशन होती है, मतलब एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ जो तल्लक होता है इस पे जो है डाटा लिंक लायर वर्किंग करती है। नोड टू नोड कम्युनिकेशन आपकी जो होती है वो डाटा लिंक लायर पे होती है। तो नोड टू नोड का मतलब भी होता है पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ पे आपको पता चला कि एमसीक्यूज आपका क्या बन रहा है। बेसिकली एमसीक्यूज कुछ इस तरह से होगा आपका कि टू कंट्रोल एंड मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डाटा देयर इज नीड फॉर अ डैश एट द डाटा लिंक लायर। साथ में डाटा लिंक लायर लिखा होगा तो फिर आप आंसर लगा देंगे ट्रिपल पी। तो उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज भी आपको समझ आ गया होगा और ये तीनों पॉइंट आप अगर लिख देंगे तो आपको इस क्वेश्चन के 3 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब देखें कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पॉइंट टू पॉइंट, आप ट्रिपल पी पढ़ लें या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पढ़ लें, बात एक ही है, ठीक है। आप इसको पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पढ़ें ताकि अगले बंदों को समझ आए कि बेसिकली टॉपिक है क्या। तो सर्विसेज प्रोवाइड बाय पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, तो कौन सी सर्विसेज जो है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल देते हैं, ये आपका क्वेश्चन आता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और एक और क्वेश्चन साथ ही आता है कि विच सर्विसेज नॉट प्रोवाइड बाय पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो दोनों सर्विसेज में आपके साथ डिफाइन कर रहा हूं कि कौन सी सर्विसेज जो है वो ट्रिपल पी आपको प्रोवाइड करता है और ऐसी कौन सी सर्विसेज जो है वो ट्रिपल पी की तरफ से आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। क्योंकि आप लोगों का ये क्वेश्चन आता है इसलिए इसको यहाँ पे कवर करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ट्रिपल पी कौन से सर्विसेज नहीं दे रहा, ये लिखा गई है। यहाँ पे देखें तो ट्रिपल पी जो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं ये लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। फ्रेमिंग इंक्लूड होती है, लिंक एस्टेब्लिशमेंट एंड डाटा एक्सचेंज होता है और इसके साथ आपका होता है ऑथेंटिकेशन होती है इसमें, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है? मल्टी लिंक, पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस होते हैं, नेटवर्क एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये आपकी कुछ चीजें हैं जो कि इसमें इंक्लूड होती हैं। आगे बात करें तो नॉट इंक्लूड, कौन से सर्विसेज जो इंक्लूड नहीं होती? फ्लो कंट्रोल नहीं होता है, एरर करेक्शन जो है वो नहीं होती जबकि डिटेक्शन होती है। एरर डिटेक्शन इंक्लूड होती है लेकिन एरर करेक्शन नहीं होती। नो सीक्वेंस नंबरिंग, नंबरिंग के दरमियान कोई सीक्वेंस नहीं होता। आगे आप देखें तो ड्रेसिंग मैकेनिज्म होता है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती है। ड्रेसिंग मैकेनिज्म भी इंक्लूड नहीं होता, नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबरिंग भी नहीं इंक्लूड होती और फिर एरर करेक्शन भी इंक्लूड नहीं होता और फ्लो कंट्रोल भी आपके ट्रिपल पी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में इंक्लूड नहीं होता। तो आप लोगों ने ये 5 पॉइंट याद कर लेने हैं ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डेफिनेटली इसको डिफाइन कर सकें। और ये वीआईपी मतलब क्वेश्चन है 5 नंबर का या 3 नंबर का आता है कि सर्विसेज कौन सी दी जा रही हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की और कौन से सर्विसेज जो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल नहीं देते। तो आप इनको याद करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे है
कि पॉइंट टू पॉइंट फ्रेम फॉर्मेट कैसी होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता के आ चुका था कि आपका जो है फ्लैग में कौन सी बिट्स होती हैं, ये आपका स्टार्ट एंड स्टॉप बिट होती हैं। लास्ट वाले में स्टॉप बिट होती हैं और शुरू वाले में स्टार्ट बिट होती हैं। तो इसमें फॉर्मेट को समझने की कोशिश करें कि जो स्टार्ट वाले होते हैं इसमें भी 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, और जो एंड वाला फ्लैग होता है उसमें भी 8 बिट्स होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 8 बिट्स मिलके क्या बनाती हैं, एक बाइट बनाती है। याद हो किसी को तो मैंने बताया था कि 8 बिट इक्वल टू किसके होती हैं, 1 बाइट के इक्वल होती हैं, जो कि यहाँ पे सर ने बताया है। ये 8 बिट है ना, 4 एंड 4 8, 8 इक्वल टू 1 बाइट। तो 8 बिट मिलके आपका 1 बाइट बना रही है, तो फ्लैग इक्वल टू 1 बाइट है। एड्रेस भी 1 बाइट के, मतलब एड्रेस में भी आपकी 8 बिट ही होती हैं और 1 बाइट होता है। आगे बात करें तो कंट्रोल की, कंट्रोल में जैसा कि हमने पढ़ा था कि आपका अगर आई फ्रेम है तो 0 से स्टार्ट होगा, अगर आपका मतलब यू फ्रेम है तो फिर सॉरी एस फ्रेम है तो फिर आपका 1 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1 0 होता। अगर एस फ्रेम होता लास्ट वाला, सॉरी यू फ्रेम अनब्रीड फ्रेम, तो फिर आपका कौन सा होता, 1 1 से स्टार्ट होता। तो बेसिकली ये थे वो बिट्स, 8 बिट्स थे वो, जिनको आप 1 बाइट भी कह देते हैं, जो कि कंट्रोल वाले सेशन में होते हैं। अब प्रोटोकॉल या तो 1 बाइट का होता है या 2 बाइट का होता है, मतलब या तो इसमें प्रोटोकॉल 16 बिट के होते हैं या फिर 8 बिट के होते हैं। अब पेलोड फील्ड में आपका एक्चुअल डाटा होता है जिसको हम वेरिएबल डाटा भी कहते हैं, और ये 1500 बाइट का होता है। और यही आपका एमसीक्यूज आता है इसमें से कि पेलोड डाटा कितने बाइट का होता है, तो आप बताएंगे 1500 का। आगे है कि एफसीएस, ये कितने बाइट के होते हैं, 2 और 4 बाइट के। अगर हम इसको कहें ये 8 बिट के भी 16 बिट के होते हैं या फिर 64 बिट के होते हैं आपके। अब एफएससी में हमने पढ़ा था सेकंड रिडंडेंसी चेक बिट होते हैं। आगे बात करें फ्लैग की, तो ये भी आपका 8 बिट यानी कि 1 बाइट का होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बात जो है वो समझ आ गई होगी। फॉर्मेटिंग फ्रेम आपको समझ आ गया होगा कि क्या फॉर्मेट है आपकी इसकी फ्रेम की। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो इसमें बेसिकली स्टूडेंट देखें तो मल्टीप्लेक्सिंग इन ट्रिपल पी की बात हो रही है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में मल्टीप्लेक्सिंग कैसे की जाती है। तो बेसिकली इसको हम रीड आउट करते हैं। ऑल थॉट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज अ लिंक लायर प्रोटोकॉल। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल नोड टू नोड कम्युनिकेशन किस पे होती है, लिंक लायर प्रोटोकॉल पे होती है। इट इज यूज एन अदर सेट ऑफ प्रोटोकॉल। अब ये दूसरा मतलब खुद तो ये प्रोटोकॉल है ही, लेकिन ये एक और सेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर भी प्रोटोकॉल होते हैं। अगर मैं कहूं कि ये प्रोटोकॉल है और इसके विद इन भी प्रोटोकॉल्स हैं, तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि ये क्या करते हैं, इट यूज एन अदर सेट ऑफ प्रोटोकॉल। ये एक और सेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, टू एस्टैब्लिश अ लिंक, किसी लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए। ऑथेंटिकेट एंड कैरी द डाटा नेटवर्क लायर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट एंड कैरी द नेटवर्क लायर डाटा। नेटवर्क लायर डाटा को आपको डाटा लिंक लायर के डाटा पे लाने के लिए ये क्या करते हैं, एक और मतलब जो है वो लिंक एस्टैब्लिश करते हैं, किसकी मदद से, एंड अदर सेट ऑफ प्रोटोकॉल की मदद से। अब इसको हम पढ़ेंगे पूरे को कि ये सारा प्रोसेस, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि 3 सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स आर। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीप्लेक्सिंग पी के प्रोटोकॉल लिखें। मल्टीप्लेक्सिंग इन ट्रिपल पी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, तो फिर आप लिखेंगे कि 3 सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। इसमें कितने प्रोटोकॉल होते हैं, 3 प्रोटोकॉल होते हैं। कौन से, एलसीपी लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, एपी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और फिर आपका होता है एनसीपी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये 3 आपके क्या होते हैं, ट्रिपल पी के प्रोटोकॉल हैं जी। ये आपके 3 जो हैं वो ट्रिपल पी के प्रोटोकॉल हैं, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ आए कि आखिर बेसिकली ये किसके हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ आई कि ट्रिपल पी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के आगे फर्दर कितने प्रोटोकॉल हैं। उसके 3 प्रोटोकॉल हैं, एलसीपी लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, एपीएस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल और एनसीपी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। इनके नेम याद कर लें ताकि आप लोगों का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी के साथ सबमिट कर सकें। अच्छा जी आगे बात करते हैं। वही चीजें बयान की गई हैं जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, एनसीपी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल।
तो बेसिकली अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनकी वैल्यूज क्या हैं। वैल्यूज के बेस पे आपको पता चलेगा कि पैकेट में कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से एक डाटा पैकेट है इस तरह से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा डाटा पैकेट है? वैल्यू की मदद से, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे OXC021 है। अगर मैं कहूँ OX ये वाली वैल्यू पूरी यहाँ पे लिखी गई है तो मुझे फौरन पता चल जाएगा ये कौन सा डाटा पैकेट है, LCP का। तो इस तरह से आप जो है वो लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का जो है पैकेट डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट था, ठीक है। अब देखें इसके सारे एड्रेस वैल्यूज आपने एज इट याद करने हैं, कोई इसमें समझाने और समझने वाली बात नहीं है, ये आपने याद करने हैं। कुछ चीजें स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं जो कि आपको ऐसे ही याद करना पड़ती हैं, ठीक है। ये सारी डायग्राम आप ऐसे याद कर लेंगे ताकि आपको आने वाले लेक्चर में ये हेल्प कर सके। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि LCP पैकेट इनकैप्सुलेट इन अ फ्रेम। LCP पैकेट को किस तरह से फ्रेम के अंदर जो है वो इनकैप्सुलेट किया जाता है। तो आपके LCP पैकेट में बेसिकली क्या चीजें होती हैं? कोड, ID, लेंथ एंड वेरिएबल। ये सारी चीजें मिलके आपके पेलोड वाले सेक्शन में इतने से एरिया में आ जाती हैं। बाकी अब यहाँ पे मैंने बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये LCP पैकेट है, इसके अंदर LCP पैकेट है। तो ये चीज डिफाइन करेगी 0xC021। ये मैंने ऊपर भी बताया कि 0xC021 वैल्यू अगर आपने याद की होंगी तो फिर आप देख पाएंगे कि ये LCP पैकेट है, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस जो वैल्यू इस्तेमाल की कंट्रोल जो कर रहा है इसको, कंट्रोल वैल्यू कौन सी है? ये मतलब LCP, ठीक है। LCP के पैकेट की मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू इस्तेमाल की जा रही है तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो डाटा है ना इस जगह पे वो कौन सा है? LCP पैकेट का है। तो इसलिए मैंने कहा ऊपर जो डायग्राम में वैल्यू दी गई है वो आपने सारी रीड आउट कर लेनी है, याद कर लेनी है ताकि आपको हेल्प मिल सके। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट ये टेबल है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट, नॉट एक्नॉलेजमेंट, यस, रिक्वेस्ट। तो ये सारे आपने एड्रेस वही एड्रेस याद कर लेने हैं, कोडिंग में आपको काम देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कोडिंग के लिए कंसेप्ट दिया गया है आपका, इसके मतलब सिलेबस से इतना खास ताल्लुक नहीं है। अब हम बात करेंगे AP प्रोटोकॉल की। LCP तो ऊपर पढ़ लिया ना, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल तो ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं, जो कि मैंने यहाँ पे LCP पैकेट डिफाइन कर दिया आपको। अभी हम दूसरा पढ़ने वाले हैं AP ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन सबसे पहले रीड करेंगे कि द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। एक तो इसमें ये होता है कि ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PAP पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थोड़ा स्क्रीन का इशू है मेरे पास, अभी स्क्रीन जो है वो आपको नजर आने लग जाएगी जी, अब ठीक है। तो P जो है वो यहाँ पे हम इसका जो है वो यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म। इससे आगे आप क्या पढ़ेंगे? चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन, ये इसका दूसरा है जिसको आप कहते हैं चैप, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। अब आपको यहाँ पे समझ डायग्राम की मदद से आएगी कि फॉर एग्जांपल आपके पास AP है, ये वाले ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल AP है, तो इसके फर्दर आगे दो फॉर्म है, ठीक है। कौन कौन सी? एक है PAP जिसको आप PAP पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, और तीसरी है चैप CHAP जिसको आप पढ़ते हैं जी चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये बेसिकली आपका कंसेप्ट था AP का कि AP में बेसिकली क्या चीजें होती हैं। तो दो चीजें इसमें होती हैं, चैप एंड पैप, ये तो मैं आपको बता चुका। अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? बेसिक हमारा ये भी तो कंसेप्ट है ना कि आखिर कहाँ इनकी जरूरत पड़ती है, वो आपको बता दूं कि ईच प्रोटोकॉल यूज एज सीक्रेट डेटाबेस। इनमें से, इन दोनों में से हर प्रोटोकॉल, ये अलग प्रोटोकॉल है और ये चैप वाला अलग है। वो कह रहा है कि ईच प्रोटोकॉल, इनमें से हर प्रोटोकॉल एक सीक्रेट डेटाबेस यूज करता है दैट कंटेन आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी कैंडिडेट्स, जो कि या तो सिक्योरिटी कैंडिडेट्स पे मुश्तमिल होती है या फिर शिनाख्त वाली इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल होती है। जैसा कि VULMS पे आप जाके अपनी ID लॉगिन करते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपकी क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन से आपकी वेरिफिकेशन होती है। आप अपना पासवर्ड लगाते हैं तो उसको
डेटाबेस से चेक किया जाता है। अगर पासवर्ड ओके है तो आपको लॉगिन कर लिया जाता है, अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो आपको लॉगिन नहीं किया जाता। ऐसा ही फेसबुक के साथ होता है। तो फेसबुक पे भी आप जब जाके लॉगिन करते हैं, अगर आप करेक्ट पासवर्ड देते हैं तो फिर आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में पड़ी होती है, उनकी सीक्रेट डेटाबेस होती है फेसबुक की, तो वहां से आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि आपको एक्सेस हासिल है। अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि एक्नॉलेजमेंट नैक, मतलब आपको एक्सेस हासिल नहीं है, आपका पासवर्ड रॉन्ग है, आप फेल हो गए लॉग इन होने में। तो ये थोड़ा कंसेप्ट है, मजीद इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखें जी, ये वही चीज़ जो मैंने बताई थी, ऑथेंटिकेशन यानी कि एपी प्रोटोकॉल, और इसके फर्दर दो टाइप हैं। पीएपी मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पे देखें पीएपी कैसे बनता है। पी से मुराद है पासवर्ड, और ए से मुराद है ऑथेंटिकेशन, और पी से मुराद है प्रोटोकॉल। ये पैप बन गया। और फिर आपको चैप के बारे में बताया था, चैलेंज, एच से हैंडशेक, और ए से ऑथेंटिकेशन, और पी से प्रोटोकॉल। ये सारा कंसेप्ट है जी आपका बेसिकली। तो अभी मजीद इनको वन बाय वन हम रीड आउट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बात करते हैं जी पैप के बारे में। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, पैप के बारे में, जिसको हमने पढ़ा है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें पैकेट कैसे इनकैप्सुलेट होता है, तो देखें इसकी सबसे पहले तो आप डायग्राम समझे। यूजर है, आप यूजर हैं, और सिस्टम है जी आपका एलएमएस सिस्टम है। आप जो है वो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे एलएमएस में लॉगिन करना है। अब वहां से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, एलएमएस जो आपको देता है, अगर पासवर्ड ओके है तो वो कहता है ऑथेंटिकेशन एक्ट, यानी एक्नॉलेजमेंट ओके की मिलती है। अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो ऑथेंटिकेट नैक का ऑप्शन आता है पासवर्ड रॉन्ग का, जिसको ऑथेंटिकेट नैक के थ्रू हैंडल किया जाता है। तो आपको सिर्फ दो रिस्पॉन्स मिलते हैं, या तो आपको मिलेगा ओके का, मतलब आपका एलएमएस लॉग इन हो जाएगा, या फिर आपको पासवर्ड रॉन्ग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ पे कितने प्रोसेस हुए, दो। पैप में कितने प्रोसेस हुए, रिक्वेस्ट गई और आपको रिस्पॉन्स मिल गया, दो। ठीक है, दो प्रोसेस हुए आपके पैप में। ठीक है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में सिर्फ दो कंसेप्ट हुए, आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपको आंसर मिल गया। अब यहाँ पे इसको पैकेट की सूरत में देखें तो पहला पैकेट आपका रिक्वेस्ट का जनरेट होता है, और फिर आगे से एलएमएस आपको एक देता है पैकेट। अगर तो वो ओके है तो आपका मतलब लॉग इन हो जाएगा, अगर नहीं ओके तो आपको पैकेट जो है वो फेलियर का मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट नॉक का। अब ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट से मुराद है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आपका पैकेट, मतलब आपका डाटा जो है वो अनकरेक्ट है, पासवर्ड गलत हो सकता है, यूजर नेम गलत हो सकता है। तो ये सारी आपका सिचुएशन थी इसमें पैप एंड चैप के। अभी हम चैप के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये पैकेट कैसे जाता है बेसिकली, देखें ये सारा वो ही है, फ्लैग है, एड्रेस है, कंट्रोल है। तो ये इतना सारा, इनमें से ये पूरे का पूरा इस पेलोड फील्ड में नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका या तो जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ये वाला इतना सा पैकेट, ये लाइन जो है ना, पैकेट ये वाला आपके इस एरिया में आ जाएगा। ये वाला फर्स्ट ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट का ये वाला पैकेट जो है इतना, ये वाला, ये आपका इसमें आ जाएगा और पैकेट ट्रांसफर हो जाएगा डाटा लिंक लायर पे। अब जब एलएमएस रिप्लाई देगा, या तो वो ये रिप्लाई देगा या फिर ये देगा, वो जो भी रिप्लाई एलएमएस देगा वो वाला पैकेट उठा के वो क्या करेगा, यहाँ पे ऐड कर देगा फ्रेम में। किस एरिया में, ये जो आपका ब्लू कलर का एरिया है, इस एरिया में इस पैकेट को इकट्ठा करके आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा डाटा लिंक लायर पे, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा कंसेप्ट था इसका कि फ्रेम में किस तरह से आपकी रिक्वेस्ट जाती है। अब बात करते हैं जी चैप के बारे में। तो पैप में आपको मैंने बताया रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पांस आता है, सिर्फ दो प्रोसेस थे, यहाँ पे तीन प्रोसेस हो रहे हैं। सबसे पहले चैलेंज आता है। ठीक है, सिस्टम आपको चैलेंज करता है, आप आगे से रिस्पॉन्स करते हैं, सिस्टम आपको बताता है कि आप फेल हुए या पास हुए। अब सादा से इसके एग्जांपल दूंगा कि आपने एलएमएस खोला और सिस्टम पे आपको क्विज आया हुआ है, वो आपको चैलेंज कर दिया सिस्टम ने, एलएमएस ने चैलेंज कर दिया। आपने क्विज पे रिस्पॉन्स किया, सॉल्व किया या नहीं किया, सॉल्व किया आपने या नहीं किया, ये आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब
सिस्टम ने देखा, अगर तो सॉल्व किया है तो उसने सक्सेस कर दिया, अगर सॉल्व नहीं किया तो उसने फेल कर दिया। तो ये कितने प्रोसेस हुए, टोटल 3 प्रोसेस आपके इस तरह से होते हैं। तो इसके पैकेट किस तरह से जनरेट होते हैं ये आप देख सकते हैं। जब चैलेंज देगा सिस्टम तब भी वो आपका नेम होगा, आपका आईडी होगा, आपका बुक, वो सारा सिलसिला होगा जिस बुक कोड का आपका मतलब क्विज आने वाला है, ठीक है। तो वो आपको चैलेंज कर देगा। अब स्टूडेंट क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। जब वो रिस्पॉन्स करेगा, किसी चीज को सॉल्व करेगा चैलेंज को, तो तब भी उसका नेम भी जाएगा, उसकी आईडी भी जाएगी, तभी पता चलेगा ना फलां स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है। रिस्पॉन्स वैल्यू जाएगी। रिस्पॉन्स वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने 8 क्विज सॉल्व किए, 2 क्विज सॉल्व किए, 5 क्विज सॉल्व किए, रिस्पॉन्स लेंथ टोटल कितने क्विज थे, फॉर एग्जांपल 10 क्विज थे। तो इस तरह से टोटल आपका जो है वो डाटा पैकेट चला जाएगा। फिर आगे से सिस्टम बताएगा कि आप फेल हुए या आप पास हुए। तो अगर फेल हुए तो ये वाला पैकेट आपको मिल जाएगा, अगर ये पास हुए तो ये वाला पैकेट है, ठीक है। अब ये पैकेट आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा, ठीक है। आपको तो मैसेज रिसीव होना है, लेकिन उसके सिस्टम के अंदर ही अंदर पैकेट ट्रैवल हो रहे होते हैं। तो वो ये पैकेट होते हैं जिनको कंप्यूटर समझता है। आपको सक्सेस का मैसेज ऐसे नहीं नजर आ जाता, उसमें बड़ी मतलब चीजें होती हैं पीछे, ठीक है। उसके पूरा पैकेट पड़ा होता है आपके डाटे का, उस लिहाज से आपको बताया जाता है कि आप सक्सेस हुए, ऐसे नहीं बताया जाता। फेल का भी आपको ऐसे नहीं बता दिया जाता, उसके पीछे एक पूरा पैकेट पड़ा होता है जिसमें बताया गया होता है कि आप फेल क्यों हुए, कैसे हैं, पूरा डाटा होता है उसमें, ठीक है। तो ये पैकेट्स बेसिकली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। जब भी आप कंप्यूटर पे किसी को मैसेज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो डाटा पैकेट ट्रांसफर होता है आपकी कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब चैप का कंसेप्ट तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें कितने 3 प्रोसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, चैलेंज, रिस्पांस, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और इससे अगला हमारा टॉपिक है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल बेसिकली ये इंटरनेट प्रोटोकॉल और उसको भी कोई कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहूँ ना, ये एडमिन है, ठीक है, ये एडमिन है जो कि कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसको भी कोई कंट्रोल कर रहा है, एडमिन ऑफ एडमिन। तो यहाँ पे भी वही चीज बता रहे हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के भी कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं ना। देखें, एक ऑफिसर जो है वो नीचे 8 लोगों को कंट्रोल कर रहा है, उस ऑफिसर को ऊपर एक ऑफिसर कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह इंटरनेट प्रोटोकॉल को भी तो कोई कंट्रोल करने वाले प्रोटोकॉल होंगे, वो ये हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल को कंट्रोल करने वाले प्रोटोकॉल वो ये हैं, ठीक है। इसमें आपका ये पैकेट होता है इस तरह से, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन होती है और इस तरह से ये ट्रैवल हो रही होती है पैकेट के अंदर बंद करके, ठीक है। अब जी हमारा नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें आपका है जी आईपी डाटाग्राम किस तरह से इनकैप्सुलेट की जाती हैं। पहले जो हम पढ़ते आ रहे थे फ्रेम के बारे में, उससे ऊपर आपका जो नेटवर्क लेयर पे होती हैं वो आईपी डाटाग्राम होती हैं। तो वो इस तरह से इनकैप्सुलेट होती हैं कि आपके यूजर डाटा के साथ हेडर लगा के जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस होता है, और इस पूरे पैकेट को पेलोड वाले हिस्से में यहाँ पे ला के बंद कर दिया जाता है, और ये डाटा लिंक लायर पे ट्रेवल होता है, जिसको हमने लायर नंबर 3 का नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लायर नंबर 3 आपकी बेसिकली इसको इशारा कर रही है, ठीक है। डाटा लिंक लायर आपकी लायर नंबर 2 होती है, ठीक है। जब ये ट्रेवल होगा ऊपर को तो फिर ये डाटा लिंक लायर 3 पे जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा तो इसमें ये फ्लैग भी खत्म हो जाएंगे, एड्रेस भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट होता है ना एड्रेस वाला, हीडर वाला, वो यहाँ पे साथ रहेगा, और ये एफएससी सेकेंडरी चेक और फ्लैग भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों काम आपके डाटा लिंक लायर के थे। और जब के लायर नंबर 3 पे आप जब डाटा चला गया है यानी कि नेटवर्क लायर पे, तो वहां पे तो आपका डाटा आईपी यानी डाटाग्राम में ट्रांसफर होता है, तो वहां पे आपका डाटा डीकैप्सुलेट भी हो जाएगा, यानी कि हेडर बच जाएंगे। जैसे और ऊपर जाएगा तो वो हेडर भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से ये लेक्चर समझ आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अब ये कुछ एड्रेस और कोड हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए मैंने ऐड किया है। 0x06 टर्मिनेट एक्ट के लिए, 0x07 कोड रिजेक्ट के लिए, और 0x03 कॉन्फ़िगर नैक के लिए, और कॉन्फ़िगर एक्ट के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारे आपने एज इट याद कर लेने हैं।
तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।